हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारत का संविधान किस तरह बना, कौन कौन से प्रोसेस रहे, कौन कौन से लोगों ने उसके अंदर अपना योगदान दिया, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 वीडियो होंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो कर दूंगा मैं तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो आएंगे कुछ दिन के अंदर मैं उनको भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड होती है या फिर जो आइडिया सबसे पहले आता है, जो आइडिया यहाँ पर देते हैं उनका नाम होता है M.N. रॉय, महेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, महेंद्र नाथ रॉय कम्युनिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट यहाँ पर मूवमेंट के लीडर होते हैं, खासकर ये है महेंद्र नाथ रॉय। तो ये कहते हैं कि इंडिया के लिए कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनानी चाहिए यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसको राइट होना चाहिए कि वो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा यहाँ पर, तो वो संविधान बना के दे चुके उसको और वो हम उसको यहाँ पे लागू कर दें इंडिया के अंदर। और ये बात कहते हैं 1934 के अंदर। देन यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि कांग्रेस है यहाँ पर 1935 के अंदर, 1935 के अंदर वो ऑफिशियली डिमांड कर डालती है फॉर्मेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि अब हमें यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने खुद कहा यहाँ पे अपने तौर पर कि हमें एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो इंडियन लोग होंगे, जो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाएंगे वही यहाँ पर जो है संविधान को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस बारे में क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, इसी बिहाफ पर कहते हैं 1938 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान बनेगा भारत का, वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जरिए से बनेगा जो कि उसमें किसी तरह का विदाउट बाहर का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा, कोई भी खासकर ब्रिटिश कोई भी इसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेगा। इंडियन लोग खुद बनाएंगे इसको और जो लोग बनाएंगे उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर चुना जाएगा उनको। फिर 15 नवंबर 1939 में सी गोपालाचार्य इस बारे में कहते हैं, फिर बात से इस बात को दोबारा से वो दोहराते हैं आगे चलकर कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए यहाँ पर। ये कहाँ पर कहते हैं, ये कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट इंडिया में बन चुकी होती है, जो हम कहेंगे छोटी गवर्नमेंट जिसमें हम कम इंडियन का जो पार्टिसिपेशन होता है वो उसमें गवर्नमेंट और फिर किसी, तब से ये कहते हैं ये बात। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एक्सेप्ट द डिमांड इन द प्रिंसिपल इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ़र देती है, अगस्त ऑफ़र नाम उसको कहा जाता है, जिसमें वो ये डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो जाती है। मगर इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो दिखाती है बहुत ज़्यादा चालाकी। ठीक है, अब यहाँ पर चालाकी ये होती है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए होती है इंडियन लोगों की सपोर्ट अपने वॉर के अंदर। लड़ तो ब्रिटिश रहे होते हैं मगर सोल्जर्स चाहिए होते हैं उनको इंडिया के, ताकि वो उनके साइड से लड़ सकें। तो वो इस चीज़ को कह डालते हैं कि हाँ, हम आपके लिए एक असेंबली बना देंगे, हम आपको जब भी वॉर वगैरह नहीं मर जाएगा तो हम आपको मौका देंगे इस चीज़ का करने का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कांग्रेस होती है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है, अपनी वर्धा की मीटिंग में 1940 हो गया, ये भी 40 है, उसमें इसको रिजेक्ट कर डालती है। 1940 ही यहाँ पर भी है। ठीक है, 1940 में इसको रिजेक्ट कर डालती है। वो डिमांड करते हैं, इट डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड जवाहरलाल नेहरू रिमार्क दैट द डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट वाज अ डेड एज डोरनेल।
वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के जैसे कि, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कहती है कि हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे आप इंडिया को। डोमिनियन स्टेटस मतलब ये होता है कि हम उनके डोमिनेंस के अंदर रहेंगे, मतलब कि जो हेड होगा उनका ही होगा, चाहे गवर्नमेंट हमारी हो, मगर जो हेड होगा वो उन्हीं का रहेगा, ब्रिटेन वालों का यहाँ पर। तो कहते हैं वो मुर्दी कील की तरह, ठुकी हुई कील की तरह दरवाजे के अंदर, जैसे इसका कोई काम नहीं यहाँ पर। और जो मुस्लिम लीग होती है या मुस्लिम लीग जो होती है, जो डिमांड कर रही होती है इंडिया के पार्टीशन के, इंडिया पाकिस्तान को बनाने की बात कर रही है, अलग अलग करती है डिमांड की, अलग से पाकिस्तान बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, वो भी इसको रिजेक्ट कर डालती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की जाती है। अब जो मुस्लिम लीग होती है वो कहती है कि अलग मुस्लिम्स के लिए अलग यहाँ पे होनी चाहिए असेंबली, क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदूज़ की पार्टी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको भी रिजेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ बताया मैंने आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको चाहिए तो सपोर्ट ही होता है इंडियन लोगों का। ठीक है, और जो इंडिया के वॉइसराय होते हैं वो भी इस बात को कह डालते हैं कि इंडिया भी अब वॉर के अंदर शामिल है, ब्रिटेन के साइड से पार्टी है एक तरह से, ब्रिटेन के साइड से यहाँ पर। लिंगलिंग ग्लो नाम उनका नाम होता है, लिंगलिंग द ग्लो। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इंडियन लोगों को मनाने के लिए, जो इंडियन लीडर्स होते हैं उनको अग्री करने के लिए यहाँ पर एक अनदर यहाँ पर मिशन को भेजती है इंडिया में, प्लान भेजती है इंडिया में। इसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड होते हैं, यहाँ पर इसकी फ़ोटो बहुत मशहूर हुई है। ठीक है, इसमें 3 लोग होते हैं, इसमें ख़ास जो होते हैं हेनरी सर स्टैफर्ड क्रिप्स होते हैं। इन सब की मैंने वीडियोस अलग से बना रखी हैं, कुछ रह गए हैं, मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि हम जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, मगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड के ख़त्म होने के बाद हम ऐसा करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल जो लीडर्स होते हैं वो ये जानते हैं कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं इनसे पहले ही बहुत सारी डिमांड्स कर चुके हैं, ये वादा कर देते हैं मगर ये उस चीज़ को करते नहीं हैं, मुकर जाते हैं उस बात से। तो इस वजह से क्या होता है, और मुस्लिम लीग होती है वो भी ये बात सोचती है कि आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे तो मगर पार्टीशन कहाँ गया, मुस्लिम्स के लिए अलग जो उनको ऑटोनोमस स्टेट चाहिए था वो कहाँ चला गया यहाँ पर। तो इस वजह से दोनों ही इसको रिजेक्ट कर डालते हैं। फाइनली आखिर में जो सबसे प्लान आता है यहाँ पर 1946 के अंदर आता है, कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के अंदर ही फिर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है उसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू होता है, यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो जाती है यहाँ पर। अब उसके अंदर कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं यहाँ पर, तो उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश राज का वो किस तरह से था। बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया था कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पर कितनी सीट्स होंगी, जैसे आज के टाइम में होती हैं लोकसभा की सीट्स होती हैं, यहाँ पर 389 सीट्स होंगी पूरी जो इंडिया, जहाँ पे भी उनका कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, उनमें से उनको डिवाइड किया गया कि सन 2 तरह से। एक तो डायरेक्ट जो रूल था जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा गया यहाँ पर, जिसमें 296 सीट्स होंगी जो वोट के थ्रू यहाँ पर लोग आएंगे इलेक्ट होकर, असेंबली के लिए लोग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरे जो यहाँ पर होंगे वो प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे 93 लोग यहाँ पर आएंगे जिसके अंदर असेंबली के अंदर। अब देखिए ब्रिटिश जो इंडिया है यहाँ पर, जहाँ पर डायरेक्ट रूल था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था, यहाँ पर डायरेक्ट रूल नहीं था। यहाँ पर राजा लोग थे, ठीक है, राजा हुआ करते थे जिनके थ्रू से ब्रिटिश गवर्नमेंट लागू यहाँ पर रूल करती थी। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट थी यहाँ पर, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो भी था गवर्नर हो, चाहे वो आप कुछ भी कह लीजिए, चीफ कमिश्नर हो, सब कुछ इनका होता था कंपनी का। तो यहाँ पर 296 सीट्स को उन्होंने डिवाइड करा, किसके अंदर 292 गवर्निंग प्रोविंस है यहाँ पर। ठीक है, ये बता दूंगा मैं कौन कौन सी प्रोविंस थी आपको। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी यहाँ पर, 4 सीट्स वहाँ से आएंगे यहाँ पर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी जिसमें 389 मेंबर होंगे, उनमें से जो लोग होंगे वो इस तरह से इलेक्ट होकर आएंगे। कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया से आएंगे इलेक्ट होकर, सेलेक्ट होकर यहाँ पर वोटिंग के थ्रू यहाँ पर। और जो यहाँ पर है प्रोविंशियल जो प्रिंसी स्टेट हैं, यहाँ पर जो होगा वो वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राजा होगा, वो उनको नॉमिनेट करके भेजेगा यहाँ पर। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या था। ठीक है, गवर्निंग प्रोविंस कौन कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, NWFP, सिंध, बंगाल एंड आसाम। और जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी खासकर दिल्ली, अजमेर, ये अहमद हो गया, अजमेर है यहाँ पर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो अलग अलग जगहों से कितने लोग आए थे? 296 लोग यहाँ पर आने थे। वहाँ पर 73 लोग थे, प्रिंसली स्टेट थे। अब इसमें क्या इन्होंने क्या करा, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि यहाँ पर कि जो हर सीट है, हर सीट की नहीं, यहाँ पर प्रपोर्शन के अंदर ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे यहाँ पर। इसमें ये कहा गया है कि एक सीट के लिए 1000 जो लोग हैं वो वोट करेंगे, यानी कि मतलब 1000 लोगों के ऊपर वोट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर 1000 लोगों के लिए एक सीट होगी यहाँ पर। मगर यहाँ पर सिस्टम इन्होंने ऐसा करा कि जो वोट डालने वाला था, हर इंसान यहाँ पर वोट डाल नहीं सकता था, और से भी नहीं डाल सकती थी यहाँ पर। हालत तो ये थे कि जो अमीर लोग थे उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही वोट डाल सकते हैं, जो अमीर हों और जो पढ़े लिखे हों, खासकर वो लोग ही यहाँ पर सिर्फ इस चुनाव के अंदर वोट डाल सकते थे यहाँ पर। फिर इसमें इन्होंने एक चीज़ और करी कि यहाँ पे जो सीट्स थी उनको डिवाइड कर दिया, इसके अंदर कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड करा। सिख सीट, जहाँ मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे मुस्लिम के लिए, जहाँ सिख हैं वहाँ सिख ही वोट करेंगे सिख कम्युनिटी के लिए। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी सिख खड़ा होगा, और जो उसके लिए वोटिंग करेगा वो भी सिख ही यहाँ पर करेगा। और जो जर्नल्स हैं उसमें हिंदू, जो सिख हो और मुस्लिम को छोड़कर सारे लोग शामिल हैं, चाहे हिंदू हों, जैन हों, जो पारसी हों, ईसाई हों, सब इसके अंदर शामिल थे वो यहाँ पर। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट का बता दिया है मैंने आपको यहाँ पर कि जो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जो राजा होते थे, राजा महाराजा थे, वो चुनकर भेजेंगे। यानी कि इसमें क्या था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी उसमें से कुछ लोग इलेक्ट होकर आए थे, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे यहाँ पर। मगर यहाँ पर हुआ क्या कि प्रिंसली स्टेट्स ने तो यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं करा, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स को ये था कि अगर हम जब हमारा सिस्टम चल रहा है, हम राज कर रहे हैं, तो हम इंडिया की जो असेंबली है उसको शामिल करके अपने आप को क्यों फंसाएं। हम जब आज़ाद हैं, जब अंग्रेज जाएंगे यहाँ से तो हम आज़ाद हो जाएंगे, राज करेंगे फिर से आपस से। ठीक है, मगर ये बाद में शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं जुलाई से अगस्त के बीच 1946 में, 1946 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है 208 सीट, और मुस्लिम लीग जीतती है यहाँ पर 73 सीट्स, और जो अदर छोटी पार्टीज़ होती हैं वो जीतती हैं यहाँ पर 15 सीट्स। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट तो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते। अब इसके बाद जब ये लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर होती है कब, 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ का इंटरिम एंट्री हो गई, ये इंटरिम बोलेंगे इसको हम, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मतलब 2 दिन के लिए उनको, ये भी खत्म हो गया, 2 दिन के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है यहाँ पर डॉक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एज वाले इंसान होते हैं, सबसे बड़े उम्र के होते हैं वो, इसलिए उनको बनाया जाता है यहाँ पर। मगर यहाँ पर इसमें क्या होता है कि द मुस्लिम लीग बॉयकॉट द मीटिंग, थस ओनली 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। यहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट ही नहीं करती, वो बाइकआउट कर डालती, क्योंकि वो जो असेंबली होती है वो इंडिया की होती है, क्योंकि उस टाइम तक डिवाइड नहीं होता इंडिया ना पाकिस्तान, ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, फिर सेकंड मीटिंग यहाँ पर होती है कब, 11 दिसंबर 1946 में, जब डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्रसाद को प्रेसिडेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, वो असेंबली के प्रेसिडेंट थे वहाँ पर। उस टाइम तक प्रेसिडेंट का सिस्टम यहाँ पर नहीं था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे यहाँ पर, वॉइस रॉय थे सॉरी यहाँ पर। ठीक है, और हरेंद्र कोमर मुखर्जी बने यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, एंड बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के यहाँ पर। और इस तरह से ये फॉर्मेशन हमारा जो असेंबली का है वो होना शुरू हो जाता है। संविधान तो बना ही नहीं अभी तक, अभी तो शुरुआत ही हो रही, बैकग्राउंड चल रहा है सारा। ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 30 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, जो बाद में 12 जनवरी 1947 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली होती है इसको अडॉप्ट करती है। मतलब इतना से ही कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है क्या संविधान के अंदर। जब इसको इस अडॉप्ट कर लेते हैं तो ये संविधान का क्या बन जाता है, प्रीएम्बल बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आज के टाइम में भी मौजूद है ऐसे का एज इट इज़। इसमें क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या दिया जाता है यहाँ पर कि इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें क्या क्या फीचर्स थे। इंडिया इज़ अ सोवरेन इंडिपेंडेंट, इंडिया शुड बी अ यूनियन कंप्राइजिंग फ्रॉम फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट एंड एडिशनल एरिया आउटसाइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन स्टेट दैट चूज टू जॉइन द यूनियन। पहला यहाँ पे था कि इंडिया क्या है कि सोवरेन इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पर जो कि आज़ाद होगा, अपने फैसले वो खुद ले सकता है उसके अंदर। उसके अंदर इंडिया के अंदर जो ब्रिटेन की जो ब्रिटिश कंट्रोल वाली ज़मीन रही जो इंडिया की है वो टेरिटरीज में शामिल होगी, ठीक है। और वो भी टेरिटरीज के अंदर शामिल होंगी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर हैं, अगर वो चाहती हैं इंडिया में शामिल होना तो। द टेरिटरीज दैट कंप्राइजेज with the union shall be autonomous unit exercising all power and responsibilities of government and designated to or vested in the union। अब टेरिटरीज़ के अंदर इसमें ये कहा गया, जैसे हम बताया गया यहाँ पर कि हम जो सिस्टम बनाएंगे यहाँ पर उसमें ये होगा, एक सेंटर की गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी, इसका हम फेडरलिज्म बोलते हैं यहाँ पर। यूनियन के अंदर जो फेडरल जो गवर्नमेंट होगी वो पावरफुल कम होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो ज़्यादा पावरफुल होंगी यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर ये किया जाएगा कि हालांकि ऐसा नहीं है फ़िलहाल, तो जो स्टेट की जो ऑटोनमस यूनिट्स होंगी उनको पावर होगी कि अपनी गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके पास होंगी। ऑल सोवरन एंड इंडिपेंडेंट इंडियंस पावर, इंडियाज़ पावर एंड द अथॉरिटी एज वेल एज इज कॉन्स्टिट्यूशन शुड ड्राइव फ्रॉम द पीपल। जो इंडिया में सोवरेन सरकार जो बनेगी, जहाँ से ये बात की जाती है, वो आज़ाद होगी, कोई फैसला अपना आप ले सकती है, यहाँ पर आज़ाद होगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के थ्रू से होते हुए, मतलब उसके कानून को मानते हुए जो लोग हैं उसको चुनकर भेजेंगे यहाँ से, यानी कि इलेक्शन यहाँ पर हुआ करेंगे। ऑल इंडियन मस्ट बी गारंटेड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेयरनेस, इक्वालिटी ऑफ पोजीशन एंड अपॉर्चुनिटी, equality before the law and basic freedom of expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to the law and public morality। हर इंसान के पास यहाँ पर क्या गारंटीज दी जाएंगी, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी मिलेगी उनको। यहाँ पर हर इंसान को आज़ादी होगी, कानून के सामने हर इंसान बराबर होगा, ठीक है। उसको अपनी आज़ादी होगी एक्सप्रेशन बताने की, धर्म को मानने की, वर्शिप करने की, काम करने की, मिलजुल के अपनी जो संगठन बनाने की आज़ादी होगी, मगर वो इस तरह का नहीं होगा जो उसको नुकसान पहुँचाएगा देश को यहाँ पर, ठीक है। माइनॉरिटीज़, बैकग्राउंड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, द पुअर एंड द अदर डिसएडवांटेज ग्रुप मस्ट बी वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। माइनॉरिटीज़ जिसमें खासकर मुस्लिम्स थे उस टाइम के अंदर, कि मुस्लिम्स कम थे इंडिया के अंदर, वो और जो दूसरे हम देखें जनजाति हम से SC ST जो होंगे, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं इंडिया के अंदर, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एज वेल एज इट्स सोवरेनिटी राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शुड बी प्रिजर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद सिविलाइज्ड कंट्रीज जस्टिस एंड लॉ। जो हमारी जो इंडिया के अंदर ज़मीन है, आसमान है, सब चीज़ें होंगी, हमारी उस पर राइट, आज़ादी, मतलब हमारे पास खुला उस पर अधिकार होगा, इंडिया के गवर्नमेंट का, इंडिया के लोगों का उस पर अधिकार होगा, ठीक है। सिविलाइज्ड कंट्री के जो जस्टिस और लॉ है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर द कंट्री वुड कंट्रीब्यूट फुली एंड विलिंगली टू द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जो देश होगा हमारा दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए काम करेगा, ठीक है। आफ्टर फिर यहाँ पर ये हो जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे जो थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद इनके उन्हें प्रेम्बल पेश कर दिया, उसको एक्सेप्ट यहाँ पर किया जा चुका है। यहाँ पर
फिर यहाँ पर आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जिसमें यहाँ पर ये बात साबित मतलब ज़ाहिर हो जाती है कि इंडिया का जो है वो बंटवारा अब होगा ही होगा। ठीक है, बंटवारा भी होगा। और जो इससे क्या होता है, जो स्टेट्स जो हम प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनको मौका दिया जाता है, ताकि चाहें तो आप पाकिस्तान ज्वाइन करें, चाहे वो आप इंडिया ज्वाइन कर लें, चाहे आप आज़ाद रह सकते हैं। तो बहुत से हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इसके अंदर काम करा था यहाँ पर, कि जोड़ने के नहीं काम करते हैं। जो हम बात करते हैं यूनिफिकेशन करते हैं इंडिया का, तो कुछ प्रिंसिपल जो स्टेट होते हैं वो साइन करके जुड़ जाते हैं इंडिया के अंदर। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि 6 प्रिंसली स्टेट जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं असेंबली, जिसमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रेवाड़ी एंड उदयपुर शामिल होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं माउंट बेटन प्लान आता है जून के अंदर। और जो बाकी जितने भी इंडिया के अंदर सारी जितने भी इंडिया के अंदर होती हैं प्रिंसली स्टेट, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान तो आज़ाद हो जाता है, अलग देश बन जाता है, उसमें क्या होता है बाद में जो भी इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो शामिल हो जाते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। और आप यहाँ पे एक बात सुन लेंगे कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग कहाँ से गई, मुस्लिम लीग के जो पार्टी थी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उस टाइम भी, उनके भी अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी आया करते थे असेंबली के अंदर, बातचीत वगैरह वो भी करते थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब इंडिया आज़ाद होने पे आ गया, ठीक है, जब यहाँ पर चेंजेस आए, माउंट बेटन प्लान आया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए। द असेंबली वॉज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी, क्योंकि पास कर दिया गया था एक्ट के इंडिया अब आज़ाद हो चुका है। सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट पास्ड प्लीज्ड। द एक्ट empowered द असेंबली टू एलोबोरेट, abrogate or alter any law made by British Parliament in relation to India। अब असेंबली आज़ाद थी, आज़ाद बॉडी थी, यहाँ पर जो कानून वो चाहती थी अपने हिसाब से बना सकती थी यहाँ पर। और अगर कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाता है इंडिया के लिए तो वो उसको खंडित भी कर सकती, मतलब उसको नकार सकती थी यहाँ पर। ठीक है, इट रेटिफाइड इंडियन मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ, आप सुनते हैं कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ मतलब वो लोग होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन, कॉमनवेल्थ मतलब स्टेट वो होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वहाँ से कनेक्टेड रह चुके होते हैं, चाहे वो गुलाम हों, चाहे किसी के रिलेशन उनके रहे हों यहाँ पर, मतलब उनका कहीं ना कभी डोमिनेंस हो चुका होता है वहाँ पर ब्रिटेन का उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर होता है इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 जुलाई 1947। इट अडॉप्ट द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। और नेशनल सॉन्ग जो है यहाँ पर हमारा जनवरी 24 1950 के अंदर ये अडॉप्ट कर लेता है यहाँ पर। इट इलेक्ट राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। 1950 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ के क्या बनते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आप ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट तो जो आज़ादी के बाद बन जाना चाहिए था, जी ऐसा नहीं है। फ़िलहाल 1947 के बाद जो है इंडिया आज़ाद हो चुका होता है, मगर इंडिपेंडेंट स्टेट पूरा नहीं होता इंडिया बिल्कुल भी। उस टाइम इंडिया जो होता है वो डोमिनियन होता है। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है या फिर जो कांग्रेस पार्टी होती है ख़ासकर उस टाइम के अंदर, तो वो यहाँ पर जो लॉर्ड माउंट बेटन थे उनको हेड ऑफ़ द स्टेट बना डालती है इंडिया का, कि वॉइस हो रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भी गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के कुछ लोग, ठीक है, याद नहीं आ रहा मैं उनके नाम है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, डोमिनियन इसलिए बनाया जाता है कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते। वहीं पाकिस्तान में क्या होता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं वो डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट, और वो मान लेते हैं कि हाँ जी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमसे ऊपर है फ़िलहाल अभी तक, जब तक हम अपना संविधान बना नहीं लेते। इंडिया का जब संविधान बन जाता है उसके बाद क्या होता है, जब संविधान बन गया तो सब सिस्टम ख़त्म ब्रिटेन गवर्नमेंट का, और इंडिया क्या है पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है। मतलब 1950 तक इंडिया डोमिनियन रहता है, स्टेट नहीं होता पूरी तरह से। दुनिया मान लेती है उसको स्टेट, मगर वो स्टेटस भी नहीं होता हमारे पास। अब इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन वगैरह चीज़ें बताई जाती हैं हमारे, क्या कमिटीज़ थी, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इसके अंदर क्रिटिसिज्म हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम अगली वीडियोस में बात करते हैं। फिलहाल हम थोड़ा जंप करेंगे इस चीज़ को।
ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 11 सेशन ओवर 2 ईयर 11 मंथ एंड 80 डे। 11 सेशंस हुए यहाँ पर, 2 साल तक चला, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 16 कंट्रीज एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 140 डेज। यहाँ पर 60 कंट्रीज़ के हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन से उनको जांचा, देखा, समझा, उसके बाद हमने यहाँ पर ड्राफ्ट बनाने में 40 दिन लगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर क्या पता, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब कितना खर्च हुआ, 64 लाख रुपये यहाँ पे उस ज़माने के अंदर खर्च हुआ। जनवरी 24, 1940 15 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इज फाइनल सेशन। द आखिरी सेशन कब हुआ यहाँ पर, 24 जनवरी 1950 में, और पहला कब होता है यहाँ पर, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, However, it did not end and continued as provisional parliament for India from 26 जनवरी 1950 टू, कब तक चलती, जब तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं हुए थे। मतलब जो ये इंटरिम गवर्नमेंट होती है, जो ये लोग चुने हुए होते हैं, ये गवर्नमेंट चलाते हैं जब तक 1952 के अंदर चुनाव नहीं हो जाते। कब तक रहती है, 17 अप्रैल 1952 तक, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इसको ख़त्म कर दिया जाता है यहाँ पर पार्लियामेंट। द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद द 2 हाउसेस केम बीइंग इन मई 1952। मई 1952 के अंदर क्या होता है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट, जो वहाँ पर हम देखते हैं ना कि टाइम में जहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ पे मतलब कभी असेंबली हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। आज के टाइम में वहाँ पर अपर हाउस, लोअर हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा है यहाँ पर। तो ये किस तरह से, मतलब हमने देखा कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो संविधान है बनता हुआ, यहाँ पर बैकग्राउंड जो बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पर अब कमिटीज़ क्या थी, किस मेंबर ने क्या काम करा, किस कमेटी ने क्या सुझाव दिया, जो भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी यहाँ पर इसके अंदर शामिल की जाएंगी अभी यहाँ पर, जो फिर शुरुआत हुई है यहाँ पर। सो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय, सी यू सून।